नमस्कार, आदाब। रेडमैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज हम आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। सीरिया में जैसा आपको पता है, पिछले कई दिनों से जो वहां की हुकूमत है, यानी वहां के जो अनइलेक्टेड सदर हैं अहमद अल शरा, उनकी जो फ़ौज है, जिनको आज आप सीरियन आर्मी भी कह सकते हैं, वो यूफ्रेटिस नदी के पूरब की तरफ लड़ाई लड़ रही है। कुर्दों से उसकी लड़ाई चल रही थी। कुर्द एक के बाद एक तकरीबन 40 से ऊपर गांव, शहर और कस्बे हारते गए और इन्हीं गांव, कस्बों, शहरों में जो जेल्स थे, जो कैंप्स बने हुए थे इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स को रखने के लिए, इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स की जो फैमिलीज़ थी वो जो रह रही थी, इसके अलावा जो ड्रेडेड कमांडर्स थे उनको जिन जेल्स में रखा गया था, उनको बड़ी तादाद में छुड़वा लिया है। ये जो अहमद अल शरा यानी अल जलानी के जो लड़ाके हैं, उन्होंने जब इन कैंप्स पे, जेलों पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स को वहाँ से उन्होंने रिहा कर दिया। हालांकि जो रजीम है सीरिया में, वो कह रही है कि उन्होंने टोटल 120 ऐसे इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स थे जिनको उनके लड़ाकों ने छोड़ दिया था। उनमें से 81 को वापस से गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है। तमाम वीडियोज़, तमाम और एविडेंस जो हैं वो सामने आई हैं जो कुर्दों ने प्रेजेंट की है, और उससे आप देख सकते हैं कि जो 3 बड़े मेजर कैंप्स और यानी इंटर्नमेंट कैंप्स थे और जो जेल्स थे, उनको निशाना बनाया गया है और वहाँ से बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स जो हैं वो रिहा करा लिए गए हैं। ये कौन कौन से कैंप्स हैं? तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हसाका प्रोविंस में अल हवल का कैंप है। अल हवल जो है, वहाँ पे बड़ी तादाद में तकरीबन 20,000 से करीब 26,000 के दरमियान में जो फैमिली मेम्बर्स हैं इस्लामिक स्टेट के जो फ़ाइटर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट्स, वो रह रहे थे। उसमें बहुत सारे इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स भी रह रहे थे। उस पे कब्ज़ा कर लिया इस हफ्ते अल शरा के लड़ाकों ने, और कब्ज़ा करने के बाद बड़ी तादाद में उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया। इसके अलावा रक्का में लक्तान कैंप है, जो जेल था, वहाँ पे भी कुछ लोगों को रिहा किया। हालांकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो अभी भी प्रिजनर्स हैं वो जेल में हैं। ये जो अहमद अल शरा के फ़ाइटर्स हैं वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने तो क्लेम किया कि उनका जो विंग है, जो प्रिजन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको देखता है, उनके फ़ाइटर्स वहाँ पे गए हुए थे एंड दे हैव टेकन ओवर द कंट्रोल, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं अलक्तान के बारे में। उसके अलावा भी एक और कैंप है जो यही, यानी ये जो इलाका आप डिज़र्ट का इलाका देख रहे हैं सीरिया के ईस्ट में, उसमें अल शद्दादी कैंप थी। अल शद्दादी कैंप से भी कुछ इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स छुड़ाए गए हैं। लेकिन सिर्फ इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स छोड़े नहीं गए हैं, साथ ही साथ अब ये खबरें आ रही हैं, और खबरें क्या आ रही हैं, इनफैक्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि बड़ी तादाद में ये जो फ़ाइटर्स हैं, करीब 7,000 के आसपास इस्लामिक स्टेट के लड़ाके इराक से सीरिया से वो इराक में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये इन कोऑर्डिनेशन हुआ है, इराकी हुकूमत जो है उनके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के बाद ये डिसीजन लिया गया है। अपने तरफ से जो इराक के अभी प्रधानमंत्री हैं शिया अल सुडानी, उन्होंने इस पे कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ क्रिटिसिजम्स जो हैं वहाँ के कुछ एमपीज़ वगैरह कर रहे हैं। इनफैक्ट एक जो वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक महाज है वहाँ पे, उनके एक एमपी हैं जिसका नाम है मिकदाद अल खफाजी। उन्होंने ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी पे अटैक है कि आप कैसे एक कंट्री से टेररिस्ट को उठा के दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि यूएन सेंटकॉम के जो कमांडर हैं ब्रैड कूपर, वो खुद इसके लिए वहाँ पे आए हुए हैं। वो इराक में भी गए थे और वो सीरिया में भी थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो अभी तक जिन खबरों की पुष्टि हुई है उसके मुताबिक पहला जो एक जत्था है इन 7,000 आतंकवादियों का, उसमें से करीब 150, जो पहले जत्थे में 150 बड़े कमांडर्स हैं, उनको ऑलरेडी इराक के जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि वो बगदाद में किसी जेल में वहाँ उनको रखा गया है।
इसको लेके कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम पहले भी जानते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक यूज वेस्ट जो है वो इन आतंकवादी संगठनों का करती रही है। हिलरी क्लिंटन का वो फेमस ईमेल है जिसमें वो तबादले ख्याल कर रही हैं अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ, और जिसमें उनको कहा गया है कि इन सीरिया AQ इज़ ऑन आवर साइड। इन सीरिया मतलब सीरिया में अलकायदा हमारे साथ है। यानी एक स्ट्रेटेजिक यूज इन एसर्ट्स का वो फ्यूचर में कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अगर इनको इराक के जेलों में बंद किया गया और फिर इस तरह की कोई एक घटना जो है वो ट्रिगर की जाए, एक सबोटाज जो है वो किया जाए और इनको इन जेलों से रिहा करवा के इनको ईरान की तरफ धकेला जाए, जहाँ पे जाके ये और यानी आतंकवाद जो है वो फैला सकते हैं। इसके कयास जो हैं वो ईरानियन सर्कल्स में भी लगाए जा रहे हैं और इराकी सर्कल्स में भी, ख़ासकर जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट है यानी हश्द अल-शबी है, हश्द अल-शबी के जो एनालिस्ट वगैरह हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने तरीके से शिया अल सुडानी जो है वो इस स्कैंडल को किसी तरह से मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बात जो है वो फ्रांस के प्रीमियर मैक्रोन से हुई थी और उन्होंने उसके बाद जो रीड आउट इराकी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने जो रिलीज़ की है उसके मुताबिक उन्होंने मैक्रोन के ये कहा कि ये तमाम जो आतंकवादी हैं ये यूरोपियन हैं, यूरोपियन सिटीजन हैं। बेशक वो अरब हो सकते हैं अपने एथनिसिटी में, लेकिन वो सिटीजन यूरोप के हैं। तो शिया अल सुडानी का कहना है कि ज़िम्मेदारी जो है वो यूरोप की बनती है कि कैसे वो इनको रिपेट्रिएट करके अपने यहाँ ले जाएं, अपने जेलों में रखें, अपने यहाँ इन पे कानूनी कार्रवाई जो करनी है करें। जो मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे वेस्ट ने एज ए स्ट्रेटजिक एसेट इनको यूज किया है, याद रखें जब ये बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में जब ये यूरोप से सीरिया के तरफ आ रहे थे, जब ये बशर अल-असद के हुकूमत के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो इनको आने दिया गया। हालांकि ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, ये अलकायदा के हिस्सा थे। ये अलकायदा के जो सीरियन विंग्स थी जैसे जबात अल नुसरा के मेंबर थे, हायत तहरीर अश-शाम के मेंबर थे, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के मेंबर थे। ये सारे के सारे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये UN द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हैं। इनके लिए जब ये लड़ने के लिए यूरोप से आ रहे थे तो यूरोप ने इनको सेफ पैसेज दिया था, यानी बेरोक टोक इनको जाने दिया था लड़ने के लिए। तो एज एन स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो यूरोप के लिए और जो वेस्टर्न कंट्री हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स और वो खित्ते के ममालिक जो असद की गवर्नमेंट को हराना चाहते थे, उनके लिए ये स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में काम आए हैं। ये जो टेलीफोन कॉल हुई है उसके जिसकी रीड आउट मैंने आपको बताई है वो डेफिनेटली वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि वो पब्लिक में शिया अल सुडानी दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं और उन पे अमेरिका का दबाव नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि शिया अल सुडानी पे अमेरिका का मैसिव प्रेशर है। उनका पूरा का पूरा जो कार्यकाल रहा है अपने जब जितने सालों से वो प्रधानमंत्री हैं उसमें एक के बाद एक वो जो US के डिमांड्स होते हैं उसके सामने शिया अल सुडानी जो है कैपिचुलेट करते रहे हैं। शायद यही रीज़न है कि इस बार के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनकी दखल जो है वो कम होती जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शिया अल सुडानी जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री यानी वो रिपीट बन के PM जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन इसका एक लार्जर यानी लीगल एंगल भी है। इराक की जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने कहा है कि हमने लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है अपने लेवल पे ये कह रही हैं कि हमने जो ये दाइश के फ़ाइटर यानी इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर जो इराकी मूल के हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कार्रवाई जो है शुरू कर दी है और उनको इराकी लॉ के हिसाब से उनको जो भी सज़ा जो है उन पे मुकर्रर की जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि जो नॉन इराकी इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर हैं, नॉन इराकी दाइश मेंबर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक लीगल एम्बिगिटी है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या इराकी लीगल यानी फ्रेमवर्क में उनको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो लड़ाके जो छोड़े गए हैं उन जेलों से या उन जेलों से जिनको ट्रांसफ़र करके इराक भेजा गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इराक में कोई क्राइम किया हो, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की, लेकिन उसने अलग जुरिडिक्शन में किया, यानी उन्होंने सीरिया में किया है।
तो क्या अब इनको इराकी लॉ के फ्रेमवर्क में क्या इनको ट्राई किया जा सकता है, क्या इनको इन पे कानून जो है वो लगाया जा सकता है? इसको लेके एक लीगल एम्बिगिटी इराकी और सीरियन जो दोनों जुडिशियल बॉडीज़ हैं उसमें इसको लेके आ रही है। दूसरा ये कि एक लार्जर भी इसमें पिक्चर है। एक जो इंटरेस्ट इसमें अमेरिका का ओवरऑल दिख रहा है वो ये है कि अव्वल तो अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है। ट्रंप पिछले टेनियर में भी ये बात कई बार बोल चुके थे कि हम इराक से बाहर निकलना चाहते हैं। इस टेनियर में भी वो कह रहे हैं कि हम बाहर निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, और उस लिहाज से जो उनके बेसेस हैं, चाहे वो मनबिज में हो या ये जो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है इराक और सीरिया का जिसमें अल-तन्फ है, उन जगहों पे जहाँ उनकी प्रेजेंस है वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो वो इस इलाके में अब उनको एसडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक उनको एसडीएफ की और कुर्दों की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी इनको प्रोवाइड करते थे। अब जब ये वहाँ से विड्रॉ करने का ये प्लान कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हफ्ते रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्लानिंग बन रही है। तो अब एक बार जब उन्होंने प्लानिंग कर ली है विड्रॉ करने की, तो वो फिर अब कोई कुर्दों की एसडीएफ की उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एर्दोगान के साथ और अहमद अल-शरा के गवर्नमेंट के साथ की, जिसमें कि उन्होंने अलाउ किया कि कुर्दों के हाथ से पूरा का पूरा देर ज़ूर और रक्का प्रोविंस जो है वो हाथ से निकल जाए, और इवन की जो हसाका प्रोविंस है उसमें भी कई जगह जो हैं उनके हाथ से निकल गए हैं। लेकिन पब्लिकली वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुर्दों के दोस्त हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैदर जिसको कह सकते हैं फार्सिकल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक जेल ब्रेक अभी होने वाला था सीरिया में, उसको हमने रुकवा दिया है। हालांकि वो नहीं बता रहे कि वो जेल ब्रेक क्यों होने वाला था, वहाँ पे जो अहमद अल-शरा के फाइटर्स थे जो आतंकवादी हैं वो पहुँचे कैसे, तो वो इसलिए पहुँचे क्योंकि यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करके ये अटैक किया गया था। अब खुद ही आपने अटैक करवाया और खुद ही उसके बाद उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हमने इसको जेल ब्रेक को रुकवा दिया। हालांकि जेल ब्रेक दो जगह पे हुई है, जो मैंने आपको बताया कि अल-अक्तान को किसी तरह से रोक लिया गया, लेकिन अल-हवल कैंप से और अल-शद्दादी कैंप से बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के फाइटर जो हैं वो वहाँ से निकल गए हैं, यानी वहाँ से छूट गए हैं। दूसरी तरफ जो कुर्दों के तरफ से रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है, हालांकि ये जो टॉम बराक हैं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, वो वहाँ गए हुए थे और वो सीज़ फायर को, जिसके बारे में हमने एक पहले भी वीडियो की थी अभी पिछले हफ्ते, वो उसको लेके टॉम बराक उसको इन्फोर्स करने के लिए गए हुए थे। लेकिन अगर आप कुर्दिश सोर्सेज की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक इसमें कोई मेजर डिपार्चर नहीं देखा है, कि हमने कुछ भी इस तरह का कोई इंक्लिनेशन नहीं देखा है अहमद अल-शरा के फाइटर की तरफ से कि जिसमें कि वो सीज़ फायर को मानने को राज़ी हों। उनका ये कहना है कि प्रेपरेशंस उनकी चल रही है अल जज़ीरा जो इलाका है उसको लेके, और कोबानी जो इलाका है वो कोबानी पे भी और अल जज़ीरा पे भी के तरफ यानी अटैक करने के लिए पोस्चरिंग कर रहे हैं, यानी उसके लिए प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, ये कुर्दिश सोर्सेज बता रहे हैं। तो कितना इफ़ेक्टिव होगा ये सीज़ फायर, इसके टर्म्स जो हैं वो दोनों पार्टी कितना मानेगी वो अभी देखने वाली है। जहाँ तक अभी तक का सवाल है, यानी तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो अहमद अल-शरा के फ़ाइटर्स हैं, जो अल-कायदा के फ़ाइटर्स हैं, वो अपने दे आर नॉट कीपिंग देयर एंड ऑफ द बार्गेन। तो ये चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस हफ्ते ये आगे कहाँ तक जाती है। अव्वल तो ये कि सीज़ फायर कितने हद तक उसको फॉलो किया जाता है, कोई मॉनिटरिंग इस तरह की कमेटी बनेगी जो ये देख सकेगी कि सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वायलेशन हो रहा है तो कौन कर रहा है, किस लेवल पे वायलेशन हो रहा है, किन लोकेशंस पे वायलेशन हो रहा है, इनके डिटेल्स जो हैं उनको बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस बाबत अभी कोई भी कमेटी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी है। तो अगर ये कमेटी नहीं बनती है तो फिर कैसे मॉनिटरिंग होगी, किसने सीज़ फायर को तोड़ा है, कौन सीज़ फायर पे को अडहेयर कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जहाँ तक यूएन सेंटकॉम का सवाल है, उनके तरफ से जो क्लैरिटी आई है बस वही आई है कि उनको एक ऑपरेशन दिया गया है, उस ऑपरेशन के तहत बड़ी तादाद में ये जो इस्लामिक स्टेट के दाइश के फ़ाइटर हैं इनको हेलीकॉप्टर से ट्रांसफ़र किया जाएगा इराकी प्रिजन्स में। बगदाद में भी इनको रखा जाएगा। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अभी लीगल एम्बिगिटी है। अपनी तरफ से जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सिर्फ उन्हीं
दाइश के मेंबर्स को परमानेंटली इराक में रखा जाएगा, जेल में, या उनको ट्राई किया जाएगा, ट्रायल पे ले जाया जाएगा जो इराकी मूल के हैं। जो नॉन इराकी मूल के दाइश फाइटर्स हैं वो टेम्परेरली अभी उनको इराक में रखा जा रहा है, वो कहीं उनको और शिफ्ट किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि वो कोशिश ये हो रही है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स को कन्विंस की जाए कि आप अपने अपने बंदों को अपने अपने कंट्रीज़ बुला लें जिनको आपने भेजा था अलकायदा के साथ, या अलकायदा के साथ मिलकर अलकायदा में शामिल होकर लड़ने के लिए। तो अब देखना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्फोर्स होती है और कितने लेवल पे इन्फोर्स होती है। इन्फोर्स अगर होती भी है तो कोई उसको फॉलो करता है या कोई उसका उल्लंघन करता है, और उसके लिए क्या मैकेनिज़म्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।